नवंबर 19, 2025 एशले सी फोर्ड का संस्मरण समबडीज डॉटर इंडियाना में एक कैद पिता, एक अस्थिर माँ और पहचान व अपनेपन की तलाश में पली बढ़ी एक कोमल, निडर खोज है। इसका हर अध्याय गरीबी, आघात और लचीलेपन से आकार लेते हुए उनके विकसित होते व्यक्तित्व की एक झलक है। अध्याय 1, वो फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एशले, जो अब अपनी साथी कैली के साथ ब्रुकलिन में है, को अपनी माँ का फोन आता है। उसके पिता जेल से रिहा होने वाले हैं। ये पल बहुत ही जबरदस्त होता है। दशकों से एशले उनके न होने के साथ जी रही है, उन्हें एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में कल्पना करती रही है। ये फोन उसे उनके लौटने की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसके मन में लालसा और भय दोनों पैदा होते हैं। संस्मरण इसी तनाव से शुरू होता है, आशा और भय के बीच, उस बेटी के बीच जो वो थी और उस औरत के बीच जो वो बन रही है। अध्याय 2, बचपन की मासूमियत और हिंसा का मिलन। एशले अपने छोटे भाई की देखभाल और सूर्योदय देखने के कोमल पलों को याद करती है, लेकिन ये पल उसकी माँ के गुस्से के आगे जल्द ही दब जाते हैं। उसकी माँ का अनुशासन अक्सर हिंसक हो जाता है, जिससे एशले को यह सीख मिलती है कि जीवित रहने का मतलब है मौन और आज्ञाकारिता। यह अध्याय मात्र प्रेम के विरोधाभास को दर्शाता है, जो पोषण देने वाला तो है लेकिन विनाशकारी भी, और फोर्ड के स्नेह और भय के बीच सामंजस्य बिठाने के आजीवन संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अध्याय 3, दादी का शयन कक्ष, जादू की जगह। उसकी दादी का घर उसे शरण देता है। एशले को क्रिसमस के लिए रखे गए छिपे हुए खिलौने मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि सांता एक भ्रम है। फिर भी दादी की गर्मजोशी और स्थिरता उसकी माँ की अस्थिरता का प्रतिकार करती है। ये अध्याय पीढ़ियों के बीच के बंधनों और अस्थिर वातावरण में बच्चों के लिए छोटे छोटे आश्रयों के महत्व पर प्रकाश डालता है। अध्याय 4-5, गरीबी, भूख और पिता का मिथक। एशले गरीबी में पलने बढ़ने का वर्णन करती है, खाने की असुरक्षा, पुराने कपड़े और अभाव का निरंतर बोध। फिर भी वह अपने पिता के पत्रों से चिपकी रहती है, उन्हें एक नेक इंसान के रूप में कल्पना करती है जिसे परिस्थितियों ने त्रस्त कर दिया है। उनकी अनुपस्थिति एक घाव और एक मिथक दोनों बन जाती है, जो उसके आत्मबोध को आकार देती है। ये अध्याय इस बात की पड़ताल करते हैं कि बच्चे कैसे जीवित रहने के लिए कहानियां गढ़ते हैं, अक्सर जो कमी है उसे आदर्श बना लेते हैं। अध्याय 6-8, किशोरावस्था, इच्छा और पहचान। यौवन पुरुषों की अवांछित नजरों का सामना कराता है और उसकी माँ के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते को और गहरा करता है। एशली प्यार और मान्यता की चाहत रखती है और एक ऐसे विनाशकारी रिश्ते में प्रवेश करती है जो उसके घरेलू जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है। वो ये समझने लगती है कि कैसे पीढ़ियों से चली आ रही पीड़ा, उसकी माँ का दर्द, उसके पिता की कैद, उसके अपने फैसलों में झलकती हैं। ये अध्याय इच्छा और खतरे के टकराव और आघात के साये में पहचान बनाने की कठिनाई के बारे में है। अध्याय 9-11, हमले के बाद मौन। एशले पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है, एक ऐसी विनाशकारी घटना जिसे वो गुप्त रखती है। चुप्पी उसके लिए जीवित रहने का जरिया बन जाती है, लेकिन यह उसे अकेला भी कर देती है। उसकी माँ का भावनात्मक समर्थन न मिलना इस आघात को और बढ़ा देता है, जो संस्मरण के अनकहे दर्द को रेखांकित करता है। ये अध्याय सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाले हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे शर्म और चुप्पी एक युवती की आत्मछवि को आकार दे सकती है। अध्याय 12-14, उसके पिता के बारे में सच्चाई। एशले को आखिरकार अपने पिता के अपराध का सच पता चलता है। ये खुलासा उसके पिता के बारे में उसकी आदर्श छवि को चकनाचूर कर देता है और उसे प्यार और विश्वासघात के बीच सामंजस्य बिठाने पर मजबूर कर देता है। वो शर्म, वफादारी और पारिवारिक प्रेम की जटिलताओं से जूझती है। ये अध्याय महत्वपूर्ण हैं। ये पिता के मिथक को तोड़ते हैं और एशली को विरासत में मिले जख्मों की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। अध्याय 15-17, मेल मिलाप, उपचार और आत्मसम्मान। संस्मरण का अंत एशले द्वारा अपनी उपचार यात्रा पर चिंतन के साथ होता है। वह अपनी माँ की मानवता, अपने पिता की सीमाओं और अपनी दृढ़ता को स्वीकार करती है। वह अपनी पहचान पुनः प्राप्त करना शुरू करती है, न केवल किसी की बेटी के रूप में बल्कि स्वयं के रूप में भी। अंत न तो सरल है और न ही आसान, लेकिन इसमें कठिन परिश्रम से प्राप्त स्पष्टता और आशा का भाव है। विषय और प्रतिबिंब, अनुपस्थिति और लालसा, माँ बेटी की जटिलता, पीढ़ीगत आघात, पहचान और लचीलापन।